नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंडी चैंपियंस। दोस्तों, झारखंड के क्लासेस चल रहे हैं और उसी में कड़ी में आज हमारा चौथा क्लास है। तो दोस्तों, आप सब उम्मीद है कि आप सब वो वीडियो देख रहे होंगे और आप लोग को जेपीएससी की तैयारी करने में काफ़ी मदद मिल रहे होंगे और क्लासेस करने के बाद एमसीक्यू भी लगा रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो झारखंड का ऐतिहासिक परिचय है। झारखंड का नामकरण है कि झारखंड शब्द का नामकरण विभिन्न समय में किन किन नामों से जाना जाता है। विभिन्न इतिहासकारों ने, लेखकों ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है दोस्तों झारखंड। ये जो झारखंड शब्द है ये दो शब्दों से मिला है, बनकर बना है, झार और खंड। झारखंड, झार का मतलब होता है झाड़ियाँ, जंगल, और खंड का मतलब होता है भूमि, क्षेत्र। तो आनी झाड़ियों और जंगलों का क्षेत्र, झाड़ियों और जंगलों का प्रदेश क्या कहलाता है? झारखंड। झारखंड एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नामकरण क्या हुआ है? झारखंड हुआ है। विभिन्न कालों में झारखंड को विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न नामों से जाना जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र या पुंड शब्द का नाम प्रयोग किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या किया गया है? पुंड और पुंड। दोस्तों, जो झारखंड का सबसे पहले जो साहित्यिक स्रोत मिलता है, लिखित स्रोत मिलता है झारखंड का, वो किस में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड का जो प्रथम ऐतिहासिक परिचय प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। झारखंड का पहला उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऐतिहासिक उल्लेख तो ऐत्रेय ब्राह्मण। नेक्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद में झारखंड के लिए किकट नाम देशो अनार्थ एक श्लोक, एक लाइन का प्रयोग किया गया है, एक वाक्य का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। किकट नाम देशो अनार्थ मतलब किकट नाम का देश को इसके लिए प्रयोग किया गया। अथर्ववेद जो कि वेद की चौथी वेद है, अथर्ववेद में इसके लिए व्रात्य का प्रयोग किया गया। क्या प्रयोग किया है? व्रात्य। वायुपुराण में इसे मुरंड प्रयोग किया गया। वायुपुराण में झारखंड शब्द के लिए क्या प्रयोग किया गया है? मुरंड। और समुद्रगुप्त में भी मुरुंड। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग परिस्थिति उसमें क्या प्रयोग किया है? मुरुंड। वायुपुराण में मुरंड किया गया और समुद्रगुप्त के पुराण में मुरुंड। तो कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना। वायुपुराण में मुरंड और समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति में मुरुंड। ठीक है। विष्णु पुराण में इसे मुंड कहा गया है। विष्णु मुंड क्या कहा गया है? मुंड। ठीक है। अब आगे चलते हैं। भगवत पुराण में झारखंड के लिए किकट प्रदेश नाम का प्रयोग किया गया। क्या क्या है? किकट प्रदेश। महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरिक या पशुभूमि, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में भी ये पूछा जा सका है कि झारखंड पुंडरिक शब्द का नाम किस काल में झारखंड के लिए प्रयोग हुआ है? तो महाभारत का दिग्विजय पर्व। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि महाभारत 16 पर्वों में डिवाइडेड, 16 अध्याय में डिवाइडेड है, विभाजित है। तो उसमें से एक है दिग्विजय पर्व, और दिग्विजय पर्व में झारखंड के लिए पशुभूमि या पुंडरिक शब्द का प्रयोग किया गया। पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य यानी कि 6वीं से 7वीं शताब्दी के जो आसपास है वो पूर्व मध्यकालीन के तौर पे जाना जाता है। उस समय झारखंड के लिए कलिंग देश का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे ये हिट बनता है कि पहली बार झारखंड के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग कब हुआ है? तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। नेक्स्ट है तारीख फिरोज शाही में भी झारखंड के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग हुआ है। तारीख बांग्ला में भी झारखंड के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग हुआ है। सियार उल मुतखरिन, इसमें भी झारखंड के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग हुआ। कबीर, जो कबीर जी है उन्होंने भी झारखंड के लिए झारखंड शब्द का भी इस्तेमाल किया। जायसी, जो जिन्होंने पद्मावत लिखा है, तो पद्मावत अपनी किताब में झारखंड के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया। अकबरनामा, जो अकबर की आत्मकथा, उसमें भी झारखंड के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में, जो नरसिंह देव द्वितीय है, उनके भी ताम्रपत्र में झारखंड शब्द के लिए झारखंड का ही प्रयोग किया गया।
नेक्स्ट है मुगल काल। मुगल काल में आईन अकबरी मुगल काल में लिखा गया है, ठीक है। इसमें झारखंड शब्द के लिए कोकरा या खंखरा प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? झारखंड के लिए कोकरा या खंखरा। कौटिल्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र जानते हो दोस्तों कि कौटिल्य चाणक्य को कहा जाता था, चाणक्य कहा जाता था, विष्णुगुप्त कहा जाता था, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने झारखंड के लिए अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश का प्रयोग किया। क्या किया गया? कुकुट या कुकुट देश। टोलमी एक विदेशी यात्री था, इसने झारखंड के लिए मुंडल शब्द का प्रयोग किया। वहीं फायन जो एक चीनी यात्री था, विदेशी यात्री था, उसने झारखंड के लिए कुकुट लाव नाम वर्ड का प्रयोग किया, ठीक है। हेनस्वांग यह भी एक चीनी यात्री था, इसने झारखंड के लिए किलोना, सुकानाला या फिर क्वर्ण सुवर्ण का नाम का संबोधन किया। दोस्तों झारखंड का जो उत्तरी छोटा नागपुर है, ये अपने विशाल खनिज संपदा के लिए जाना जाता है। यहाँ से सोने के भी पहले बहुत ज़्यादा प्राप्ति होती थी। स्वर्णरेखा नदी में तो आज भी सोना मिलता है, उसके बालू कंकड़ में, इसलिए उसका नाम भी स्वर्णरेखा। तो उसने इस क्षेत्र के लिए किलोना, सुकानाला और कर्णस्वर्ण जैसे वो शब्दों का प्रयोग किया है। मुगल काल में इसको खुखरा या कुकरा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कैसे जाना जाता था? कुकरा या खुखरा। तुजुक ए जहांगीर, इसमें इसने खोखरा शब्द का प्रयोग किया झारखंड के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में जिसका निर्माण था भारत में आई थी, उसने झारखंड के लिए छोटा नागपुर शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। नोट है दोस्तों कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्य उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो झारखंड का सर्वप्रथम साहित्य स्रोत जो मिलता है, पहली बार जो जिक्र होता है वो इसमें होता है ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में मिलता है, ठीक है। जो पुरातात्विक प्रमाण मतलब किस झारखंड का किसी अभिलेख या फिर किसी ताम्रपत्र में जो मिलता है उसको हम लोग पुरातत्व बोलते हैं। तो झारखंड शब्द का जो पहली बार प्रथम जो पुरातात्विक लेख मिलता है वो 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासक शशांक ने झारखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया, ठीक है। जो गुप्त शासक थे, ठीक है, और ये गौड़ शासक शशांक, ठीक है, इसने जो सर्वाधिक समय तक इन लोगों का झारखंड में प्रभुत्व रहा, ये सबसे ज़्यादा समय तक झारखंड को अपने कब्जे में, अपने अंडर में रखे, ठीक है। मध्यकाल में झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित था मध्यकाल में, ठीक है। मध्यकाल यानी 12वीं सदी के आसपास, उस समय जो झारखंड का जो वर्चस्व था वो क्षेत्रीय राजवंशों के अंदर में था। हेनसांग ने राजमहल के लिए किचिंग कायलो तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिनो को शब्द का प्रयोग किया था। जो हेनसांग जो एक चीनी यात्री था, ठीक है, इसने जो राजमहल का क्षेत्र है, राजमहल क्षेत्र जो साहेबगंज का इलाका है, ठीक है, उसके लिए इसने किचिंग कायलो शब्द का प्रयोग किया था। जो उसके जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके लिए दामिने को का प्रयोग किया। दोस्तों आप सबको पता होगा जो दामिने को वर्ड का है वो अंग्रेज एक क्षेत्र घोषित कर देते कि ये दामिनो को है, मतलब कि ये एक सरकारी संपत्ति हो। अब इसका जो नियंत्रण सरकार के हाथों में, सरकार के अंदर चला गया। तो इससे जो वहाँ पे छोटे छोटे राजवंश हो तो उनसे ये अधिकार छीन लेते थे। इसके लिए विद्रोह भी हुआ था, जो सरस्वती देवी इसका विद्रोह करती है राजस्थान के क्षेत्रों में, राजमहल के क्षेत्रों में, ठीक है। नेक्स्ट, कैप्टन टेनर ने सर्वेक्षण के आधार पर 1824 में दामिने को की स्थापना हुई थी। जो कैप्टन टेनर है इन्होंने ही दामिनो को की स्थापना 1824 में की थी, ठीक है। प्राचीन काल में स्थल प्रगला के क्षेत्र को नरीखंड या कंकजोल के नाम से जाना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये कभी कभी पूछा जाता है कि जो प्राचीन काल में था, जो संथाल परगना का जो क्षेत्र था, ठीक है, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो नरीखंड, और फिर बाद में कंकजोल का भी प्रयोग होने लगा, ठीक है। 1833 में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या फिर किशनपुर, जो बाद में रांची के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों पहले जो रांची था ना, उसका नाम किशनपुर के नाम से जाना जाता था, और विल्किंसनगंज के भी नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो 1833 में ही दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना हुई थी और उसका राजधानी रांची को बनाया गया था, ठीक है।
अब नेक्स्ट है झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश। तो जो झारखंड में जो यहाँ के मूल निवासी है आदिवासी है, तो कैसे धीरे धीरे इस झारखंड के क्षेत्र में आते हैं, सबसे पहले कौन सा जनजाति यहाँ पे आते हैं बसते हैं, फिर बाद में कौन सी जनजातियाँ आती हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। तो असुर, सबसे पहले क्या है असुर। असुर जो दोस्तों ये झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। ये पहले लोहे से संबंधित कार्य करते थे, औजार बनाते थे। असुर झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है, ठीक है। ये अधिकतर जो इनका निवास स्थान है रांची, लोहरदगा और गुमला के आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है। उसके जो माना जाता है दोस्तों कि ये असुर सबसे पुरानी जाति है, यहाँ की सबसे पुरानी जनजाति है। बाद में सब जो जनजाति है वो लगभग 1000 BC के आसपास झारखंड के क्षेत्र में प्रवेश करती है। बिरजिया, बिरहोर तथा खड़िया, बिरजिया, बिरहोर तथा खड़िया संभवतः कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटानागपुर प्रवेश करती है। तो कैमूर की पहाड़ियों से ही होकर ये छोटानागपुर यानी झारखंड में प्रवेश करती है। तो ये कैमूर के पहाड़ियाँ जो झारखंड और बिहार है उसके बॉर्डर के आसपास है ये कैमूर के पहाड़ियाँ। तो उधर से ही होते हुए झारखंड के छोटानागपुर में प्रवेश करती है और ये हजारीबाग के आसपास के क्षेत्रों में बसती है। कोरवा, तो दोस्तों ये कोरवा भी बहुत पुरानी जनजाति है, इसके बारे में बहुत कुछ नहीं दिया है। मुंडा हो रहा हो, मुंडाओं ने सबसे, अब दोस्तों को पता होगा कि जो यहाँ पे झारखंड की जो स्थापना हुई थी सबसे पहले नागवंशियों ने की थी, मुंडाओं ने ही इसकी स्थापना की थी, फनी मुकुट राय ने। उरांव झारखंड के राजमहल तथा पलामू नामक 2 शाखाओं में बसे थे। तो जो दोस्तों उरांव जो जनजाति है मुख्यतः इनका जो स्थान है वो झारखंड के आसपास राजमहल है और पलामू है। दोस्तों माना जाता है कि जो उरांव जनजाति है वो सबसे उन्नत पढ़ी लिखी जनजाति है, सबसे विकसित जनजाति है, ठीक है। नेक्स्ट है चेरो, खलवाड़ और संथाल। जो चेरो, खलवाड़ और जो संथाल है वो बहुत बाद की जनजाति, ये सबसे बाद में झारखंड में प्रवेश करते हैं। 1000 ईस्वी पूर्व तक चेरो, खरवारों एवं संथालों को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जातियां छोटानागपुर में बस चुकी होती थी। तो 1000 ईस्वी से पूर्व से जितने लगभग जो जनजाति है वहाँ आ जाती है, और जो चेरो, खरवार है, संथाल जनजाति है वो बहुत बाद में आती है। दोस्तों जब हम लोग जनजाति पढ़ेंगे तो सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल से पढ़े थे कि कौन सी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है, वो किस क्षेत्र से झारखंड में प्रवेश करती है। दोस्तों जो चेरो, खरवार जनजाति है ये अपने आप को राजपूत जनजाति मानती है, वो अपने आप को योद्धा मानती है, ठीक। पूर्व मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार संथाल परगना के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। तो जो दोस्तों जो संथाल जनजाति है वो अधिकतर इसका जो बसा हजारीबाग के क्षेत्रों में था, ठीक है, हजारीबाग के क्षेत्रों में होता है। तो जब अंग्रेज यहाँ पे प्रवेश करती है और जब बहुत ज़्यादा चाय उगाने के लिए फोर्स करती है यहाँ के किसानों को, तो मजदूर करने के लिए इस संथालों को बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के आसपास लेके जाते हैं। उसके बाद जब भी जो अंग्रेज होते हैं वो पश्चिम बंगाल से होते हुए इधर दिल्ली, बिहार, यूपी तक जाते हैं, तो गंगा के होते रास्ते जाते हैं। तो उधर जो राजमहल का पहाड़ी होता है तो उधर में पहाड़िया लोग रहते हैं जो इनको अंग्रेज से सारा माल लूट कर जंगलों में छुप जाते हैं। तो अंग्रेज़ों के पास ऐसी कोई जंगल का विशेष ज्ञान नहीं होता है जिसके लिए उन लोगों से मुकाबला नहीं कर पाती। बाद में धीरे धीरे क्या करते हैं कि जो संथाल है उसको संथाल परगना के क्षेत्र में ले जाते हैं और वहाँ पे उनको बसाने लगते हैं, ताकि उन लोगों से जो जंगली वहाँ पे पहले सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, उन लोगों से संथाल लोग को ही फिर लड़वाते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे संथाल परगना में संथाली लोगों का वर्चस्व होता है। और आज एक अलग ही प्रमंडल है कि वहाँ का जो अधिकतर जो जनजाति है वो संथाल जनजाति है, ठीक है। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया है। जो वैदिक साहित्य है, वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक उपनिषद है, इन सब चीज़ों में जो असुर जो जनजाति है उसके लिए असुर शब्द का प्रयोग किया है। वेदों में असुरों की वीरता और कर्तव्य का भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो वेदों में जो असुर है, असुर भी बहुत बहादुर वीर होते थे, ठीक है। तो उनको भी, उनकी वीरता, उनके कर्तव्यों का भी बहुत जगह वैदिक सभ्यता में उल्लेख है, ठीक है। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा जाता है। तो दोस्तों जो जनजाति है वो पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं, पशुपतिनाथ और लिंग योनि की पूजा करते हैं। तो इसलिए ऋग्वेदों में उनको लिंग पूजक या शिष्णों का देव भी कहा जाता है। इतिहासकार बुक्कानन ने बनारस
से लेकर वीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। महाभारत काल में झारखंड बृहदर्थ वंशी सम्राट जरासंध के अधिकार के क्षेत्र में आता था। ठीक है, महाभारत काल में जो झारखंड का क्षेत्र है वो किसके अंदर में आता था? जरासंध, जो क्या था? बृहदर्थ वंशी था। दोस्तों एक किंवदंती कहानी चलती है कि जो जरासंध है वो अपने दुश्मनों को हराकर और उसके झारखंड के जंगलों में छेड़ देता था ताकि यहाँ के जो जंगली जानवर है उसे खा जाए। मतलब जो झारखंड का जो क्षेत्र था इतना ज़्यादा घना जंगल था, इतने बड़े बड़े जानवर, खूंखार जानवर रहते थे। अशोक भी यहाँ से अपने लिए हाथी लेके जाता था, झारखंड के क्षेत्रों से ही लेके जाता था। जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कंक खंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंक खंड भी कहा जाता है। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण स्वर्ण के नाम से भी संबोधित किया जाता है। छोटा नागपुर के झारखंड का जो छोटा नागपुर जो क्षेत्र है उसके लिए कर्ण स्वर्ण का भी प्रयोग होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा खनिज मात्रा में पाया जाता है। तो एक सोने के कान की भांति, इसलिए इसे स्वर्ण कर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों कि झारखंड का नामकरण, झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, कि झारखंड को विभिन्न समय में किन किन नामों से जाना जाता था, किन किन इतिहासकारों ने, किन किन लेखकों ने, किन किन राजाओं ने झारखंड शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। ठीक है, अब हम लोग झारखंड का MCQ करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का इससे रिवीजन हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। तो कृपया वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिस झारखंड का टॉप MCQ करेंगे। ठीक है, झारखंड के नामकरण से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।